अभी हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है। एक हैं जॉन हॉपफील्ड और दूसरे हैं जेफरी हिंटन। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इनके अभूतपूर्व कार्य आधुनिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग का आधार है। इनके कार्यों का भौतिकी से लेकर जीव विज्ञान, वित्तीय क्षेत्र, चिकित्सा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव है, और जिसमें ओपन एआई का चैट जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर भी शामिल है। और मैं आप लोगों से कह भी रहा हूं कि अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन पुरस्कारों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। अल्फ्रेड नोबेल का आप लोग नाम सुने हैं ना, उन्हीं की वसीयत से दिया जाता है और 21 अक्टूबर 1833 में उनका जन्म हुआ था। और इसीलिए आप देखते हैं कि अक्टूबर महीने में इन पुरस्कारों की, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। 10 दिसंबर 1896 में उनकी डेथ हो गई थी, तो दिसंबर महीने में ये पुरस्कार आप देखेंगे दिए जाते हैं। तो इन पुरस्कारों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। बात आती है कि जॉन हॉपफील्ड का योगदान क्या रहा है, तो आप देखेंगे हॉपफील्ड नेटवर्क, जॉन हॉपफील्ड को हॉपफील्ड नेटवर्क बनाने के लिए जाना जाता है, जो एक प्रकार का रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है जो एएनएन और एआई में आधारभूत रहा है। 1980 के दशक में विकसित हॉपफील्ड नेटवर्क को कृत्रिम नोड्स, कृत्रिम न्यूरॉन्स के नेटवर्क में सरल बाइनरी पैटर्न 0 और 1 को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया। और इस नेटवर्क की एक प्रमुख विशेषता एसोसिएटेड मेमोरी है, जिससे यह अपूर्ण या फिर विकृत इनपुट से पूरी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम है। और इसी प्रकार मानव मस्तिष्क किसी परिचित संवेदना जैसे कि गंध से प्रेरित होकर यादों को बनाए रखता है। हॉपफील्ड नेटवर्क हेब्बियन लर्निंग तंत्रिका मनोविज्ञान की एक अवधारणा, जहां न्यूरॉन्स के बीच बार बार होने वाली अंतःक्रियाएं उनके कनेक्शन को मजबूत बनाती हैं, पर आधारित है। परमाणु व्यवहार के साथ समानताएं दर्शाते हुए हॉपफील्ड ने सांख्यिकीय भौतिकी का उपयोग करके इस नेटवर्क में ऊर्जा अवस्थाओं को न्यूनतम करने के साथ पैटर्न पहचान तथा शोर में कमी लाने की दिशा में कार्य किया है, जो जैविक मस्तिष्क के कार्यों की नकल करने के साथ तंत्रिका नेटवर्क एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में एक बड़ी सफलता है। और प्रभाव की बात करें तो हॉपफील्ड की मॉडल प्रणाली का उपयोग कंप्यूटेशनल कार्यों को हल करने, पैटर्न को पूरा करने और इमेज प्रसंस्करण में सुधार करने के लिए किया जाता है। जेफरी हिंटन का क्या योगदान है, तो प्रतिबंधित बोल्टेजमैन मशीन है आरबीएम। हॉपफील्ड के कार्य के आधार पर सन 2000 के दशक में हिंटन ने प्रतिबंधित वोल्टेज मशीनों के लिए एक लर्निंग एल्गोरिदम विकसित किया, और जिसके द्वारा न्यूरॉन्स की कई परतों को जोड़कर गहन लर्निंग को सक्षम बनाया गया। और आरबीएम स्पष्ट निर्देशों के बजाय उदाहरणों से सीखने में सक्षम भी थी, और इससे मशीन को पहले से सीखे गए डेटा के साथ समानता के आधार पर नए पैटर्न को पहचानने में सक्षम बनाया गया। वोल्टेजमैन मशीनों द्वारा अपरिचित श्रेणियों, यदि वह लर्निंग पैटर्न के अनुरूप हो, की पहचान की जा सकती है। इसके अनुप्रयोग की बात करें तो हिंटन का कार्य से स्वास्थ्य देखभाल, निदान से लेकर वित्तीय मॉडलिंग और यहां तक कि चैट बॉट जैसी एआई प्रौद्योगिकियों तक अनेक क्षेत्रों में सफलता मिली। और प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पेरे एगोस्टेनी, फेरेंक क्रोंज और एनी एल व्हिलियर को दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक के वसीयतनामे के अनुसार स्थापित है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है। पहली बार ये पुरस्कार 1901 में दिए गए थे, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो अर्थशास्त्र का है ना, इसकी घोषणा 1968 में हुई थी, लेकिन पहली बार 1969 में दिया गया था। भौतिकी का रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। रसायन का रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। फिजियोलॉजी या चिकित्सा का कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के नोबेल असेंबली के द्वारा। और साहित्य का स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। शांति का नॉर्वे की नोबेल कमेटी के द्वारा। अर्थशास्त्र का आप देखते हैं कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, ये स्वीडन की सेंट्रल बैंक है ना, उसके द्वारा।
और आप देखेंगे कि पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम स्वीडन में किया जाता है। शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता है, बल्कि यह हर साल उसी दिन ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा, एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त होता है। और नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है, साथ ही साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे, साहित्य के लिए 1913 में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा, शांति के लिए इन्हें 1979 में दिया गया था। अब बात आती है कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क एएनएन क्या है। तो आप देखेंगे कि एएनएन मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित है, जहां जैविक न्यूरॉन्स जटिल कार्यों को करने के लिए आपस में जुड़े होते हैं। एएनएन में कृत्रिम न्यूरॉन्स नोड्स सामूहिक रूप से सूचना को संसाधित करते हैं, और जिससे डेटा मस्तिष्क के सिनेप्स के समान सिस्टम के माध्यम से प्रवाहित होता है। एएनएन की सामान्य संरचना तो आवर्तक तंत्रिका नेटवर्क आरएनएन, इसे अनुक्रमिक या फिर समय श्रृंखला डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि एक मशीन लर्निंग एमएल मॉडल का निर्माण किया जा सके, जो अनुक्रमिक इनपुट के आधार पर अनुक्रमिक भविष्यवाणियां कर सके या फिर निष्कर्ष प्रस्तुत कर सके। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सीएनएन ग्रिड जैसे डेटा जैसे चित्र के लिए डिजाइन किए गए सीएनएन चित्रों का वर्गीकरण और ऑब्जेक्ट पहचान कार्यों के लिए त्रिआयामी डेटा का उपयोग करते हैं। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क सबसे सरल आर्किटेक्चर, जहां सूचना पूर्ण रूप से जुड़ी लेयर्स के साथ इनपुट से आउटपुट तक एक दिशा में प्रवाहित होती है। यह आवर्तक और सबलशील तंत्रिका नेटवर्क की तुलना में आसान है। ऑटो इनकोडर अशिक्षित शिक्षण के लिए प्रयुक्त ये इनपुट डेटा संग्रहित करते हैं, उसे संपीड़ित कहते हैं, ताकि सबसे महत्वपूर्ण भाग ही अवधि शेष रहे। फिर इस संपीड़ित संस्करण से मूल डेटा का पुनर्निर्माण करते हैं। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क ये एक शक्तिशाली प्रकार के न्यूरल नेटवर्क हैं, जिनका उपयोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए किया जाता है। इनके दो नेटवर्क होते हैं, एक जनरेटर जो नकली डेटा बनाता है और एक डिस्क्रिमिनेटर जो वास्तविक और नकली डेटा के बीच अंतर करता है। और इस प्रतिकूल प्रशिक्षण एक मशीन लर्निंग तकनीक को मॉडल को अधिक सुदृढ़ करने में सहायक है, के माध्यम से आप देखिए जीएएन यथार्थवादी उच्च गुणवत्ता वाले नमूने उत्पन्न करते हैं। ये बहुमुखी एआई उपकरण है जो छवि संश्लेषण, शैली हस्तांतरण और टेक्स्ट टू इमेज संश्लेषण में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, जो जनरेटिव मॉडलिंग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। मशीन लर्निंग क्या है? तो आप देखेंगे कि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक शाखा है जो डेटा और एल्गोरिथम का उपयोग करके कंप्यूटर को अनुभवों से सीखने और समय के साथ उनकी जटिलता में सुधार करने में सक्षम बनाती है। और परिचालन तंत्र निर्णय प्रक्रिया एल्गोरिथम में इनपुट के आधार पर डेटा का पूर्वानुमान या वर्गीकरण करते हैं, जिससे लेबल रहित किया जा सकता है। एरर फंक्शन, यह फंक्शन सटीकता का आकलन करने के लिए ज्ञात उदाहरणों के विरुद्ध मॉडल की भविष्यवाणियों का मूल्यांकन करता है। मॉडल अनुकूलन प्रक्रिया, यह मॉडल अपने पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने के लिए अपने भार को तब तक समायोजित करती है जब तक कि वह सटीकता के स्वीकार्य स्तर तक नहीं पहुंच जाता। एआई क्या है? बार बार आप देखते हैं कि एआई की बातें हो रही हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसी तर्क शक्ति और स्वायत्त निर्णय लेने जैसी क्षमताएं प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है। मशीन लर्निंग बनाम डीप लर्निंग बनाम न्यूरल नेटवर्क, ये क्या है? पदानुक्रम। तो एआई में मशीन लर्निंग भी शामिल है। मशीन लर्निंग में गहन शिक्षण शामिल है या गहन शिक्षण तंत्रिका नेटवर्क पर निर्भर करता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमूह जो विभिन्न लेयर्स डीप न्यूरल नेटवर्क वाले न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है और लेबल किए गए डेटा सेट की आवश्यकता के बगैर संरचित डेटा को संशोधित कर सकता है। तंत्रिका नेटवर्क लेयर्स इनपुट आदर्श आउटपुट में संरक्षित मशीन लर्निंग मॉडल का एक विशिष्ट प्रकार जो मानव मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है इसकी कॉपी करता है। जटिलता, जैसे जैसे आप देखिए एआई से न्यूरल नेटवर्क में परिवर्तन होता है, कार्यों की जटिलता और विशिष्टता बढ़ती जाती है तथा गहन शिक्षण और न्यूरल नेटवर्क व्यापक एआई ढांचे के भीतर विशेष उपकरण बनकर उभरते हैं। ये भी आप लोग देखेंगे। तो इतनी जानकारी जरूर आप लोग रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर आंसर दे पाएंगे। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं।